प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पार्ट 1 समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है आपके सिलेबस में अधिकार। चूंकि अधिकार की बात हम लोग इसलिए करते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अधिकार ही एक माध्यम होता है जो आपकी पहचान को निर्धारित करता है। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि अधिकार के अभाव में आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं अधिकार एक संसाधन के रूप में आपको मौजूद होता है किसी भी देश के द्वारा, जो आपको एक योग्य नागरिक बनाने में आपकी महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। यह अधिकार देश की जनता के लिए एक शस्त्र का काम करता है। इसके अभाव में हम किसी भी चीज मीन्स किसी भी ऐसे नितांत आवश्यकता या अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो कि किसी भी देश के द्वारा हमको प्रदान किया जाए। अधिकार हमको यह बताता है, अधिकार हमको इस बात का एहसास कराता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, या अगर हम किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश से हमारी क्या अपेक्षा है, हम उस देश से किस प्रकार की डिमांड कर सकते हैं, किस चीज के लिए मांग कर सकते हैं, क्या हमारा अधिकार होगा, मीन्स हमारी मांग क्या होगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, मांगने का तरीका क्या होगा, किस आधार पर मांगेंगे, उसकी सीमा क्या होगी, शर्तें क्या होंगी। इन सब सारी जानकारियों को अधिकार के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। कोई भी देश, चाहे वह लोकतांत्रिक रूप में विद्यमान है या लोकतांत्रिक रूप में नहीं भी विद्यमान है, वो अपनी जगह है, लेकिन बेसिकली हम उन देशों को जो कि लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आते हैं एक अधिकार के रूप में जानते हैं। अधिकार हर देश के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अधिकार ही हमको यह बताता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, एक तरह से हमारी वास्तविक पहचान कराता है, हमारे वास्तविक वजूद को अवगत कराता है, हम क्या है यह हमको एहसास कराता, हमको बताता है। चूंकि बिना अधिकार के हमारा वजूद शून्य है, हमको नहीं पता है कि हमको क्या मांगना है अपने देश से, हमको नहीं पता है कि हमारा जो रूप क्या है, मीन्स हम किस आधार पर अपने देश से अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करें। ऐसी स्थिति में अधिकार एक माध्यम बनकर आता है जो किसी देश की जनता को, मीन्स किसी लोकतांत्रिक देश की नागरिकों को, उसको एक माध्यम प्रदान करता है एक अच्छा नागरिक बनने का। अब बात आती है इसके महत्व की। पहली चीज तो यह है बच्चों, अधिकार किसी भी देश के नागरिकों या व्यक्ति के व्यक्तित्व की या व्यक्तित्व के विकास को विकसित करता है, या व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है, कह सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को, उसके एटीट्यूड को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यहां है कि अगर व्यक्ति है अधिकार विहीन है तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व ही उसकी पहचान कराता है
कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। हम जो कहते हैं, हम जो डिमांड करते हैं, वह व्यक्तित्व ही दर्शाता है, व्यक्तित्व ही उसके रूप को निखारता है कि वास्तव में उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या मांगे वह। यह सब कुछ किस पे निर्भर करता है? व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। दूसरा, यह सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हम एक शब्द का नाम ले रहे हैं, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कंट्री मीन्स ऐसा देश जो जनता की चुनी हुई सरकार बनाए, मीन्स उसमें जनता खुद शासन का अंग बनती है, जनता ही शासन करती है। और अगर इसका कोई लिमिटेशन या सीमा का निर्धारण नहीं किया जाएगा तो निश्चित यह है कि वहां पर अतिशयोक्ति होने लगेगी, वहां पर अतिशय होने लगेगा। यानी कि सरकार जो कि बनती है नागरिकों के सुख सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए, अगर इनका कोई मैक्सिमम लिमिट, अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित किया जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि डिक्टेटरशिप वाली, यानी कि तानाशाही वाली स्थिति हो जाएगी जो कभी राजतंत्र में होता था। यानी कि अगर क्रांतियों का अगर हम नाम लें तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वह या तो वहां के तानाशाहों के कारण हुई है या तो डिक्टेटरशिप के कारण हुई। कहने का तात्पर्य है कि अगर सीमा का निर्धारण मीन्स अधिकतम सीमा का निर्धारण किसी भी लोकतांत्रिक सरकार द्वारा नहीं किया गया तो निश्चित है कि वहां पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी तो निश्चित है कि वहां आपस में जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह कदापि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हम ये कह रहे हैं कि सरकार बनती है। सरकार क्यों बनती है? सरकार इसलिए बनती है कि सरकार बने और वह सरकार एक गाइडलाइन जारी करे, सरकार एक रूपरेखा बनाए कि जनता को किस प्रकार की सुख सुविधा की आवश्यकता है। वह कौन निर्धारण करेगा? जनता निर्धारित करेगी। और अगर जनता की सीमा का निर्धारण नहीं होगा तो कुछ ऐसी रूपरेखा बना देगी सरकार जो कि जनता उसको एडॉप्ट न कर सके, जनता उसका अनुसरण न कर सके। परिणाम क्या होगा कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा बात है जो है, अगर हम महत्व की बात करेंगे तो तीसरे महत्व में है कि यह विद्रोह को रोकता है। विद्रोह किस बात का विद्रोह? विद्रोह इन सेंस कि जैसा कि हमने बताया कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की पहचान सरकार से नहीं होती है, वहां की जनता से होती है। क्यों? क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। और अगर विद्रोह होगा तो निश्चित है कि जनता तक ही विद्रोह सीमित नहीं रहेगा, वह विद्रोह बढ़ते बढ़ते सरकार तक जाएगा। और अगर सरकार तक गया तो निश्चित है कि सरकार गिरेगी और देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका है यह न्यायपालिका द्वारा निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य है, अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। वैसे हम जानते हैं कि संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उसको लागू करवाने का काम करती है। न्यायपालिका जो है, जो भी कानून बनते हैं जनता अगर उसका पालन नहीं करती है तो दंड देने का काम करती है। यहां पर जो सबसे बड़ी विशेषता यह है, अधिकार के क्षेत्र में या अधिकार के मापदंड के हिसाब से अगर इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो संविधान मीन्स न्यायपालिका हमारे संविधान का संरक्षक भी होता है। संरक्षक मीन्स गार्जियन। कहने का तात्पर्य है कि अगर संरक्षक विहीन अगर कानून रहेगा, जैसे अगर किसी घर में गार्जियन ना हो, मीन्स वहां के बच्चों का संस्कार ठीक नहीं होगा। मोस्टली अधिकतर आप देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि गार्जियन करता कुछ नहीं है, वह बच्चों के साथ नहीं रहता, लेकिन उसके ऊपर एक छत्र छाया रहती है और उसी के दिशा निर्देश, उसी के मापदंड के अनुसार वो काम करता है। तो उसी तरह
न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, गार्जियन है। वह ये वाच करती है कि जो अधिकार, जो राइट्स हमको मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, उसका सुनिश्चित पालन हो रहा है कि नहीं, जनता उसका फॉलो कर रही है कि नहीं। क्योंकि जो भी कानून बनते हैं जनता के लिए बनते हैं। सरकार बनाती अवश्य, लेकिन बनाती किसके लिए? जनता के लिए बनाती है। और जनता के लिए कानून बनाती मीन्स कानून एक शब्द है, अधिकार कानून के द्वारा जुड़े हुए हैं। अधिकार प्राप्त हो गया जनता को, लेकिन अधिकार सिर्फ कागजी कार्रवाई से नहीं होती है। जो अधिकार लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जनता तक पहुंची, क्या व्यवहारिक रूप में उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, इस बात की दिशा निर्देश देना, उसको वॉच करना, देखना, यह जो है न्यायपालिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद आता है अधिकार। एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उन सारे पहलुओं को, जिसके द्वारा कि उन परिस्थितियों का आकलन करते हैं जो एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि कर्तव्य तो बहुत सी चीजें हैं, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमने कहा कि कर्तव्य की बात, एक शब्द हमने नाम लिया कर्तव्य। चूंकि कर्तव्य अधिकार का दूसरा पहलू है, तो थोड़ा सा यहां उसका चर्चा करना आवश्यक है। जैसे हमने कहा कि सरकार हमको अधिकार देती है, हमारे राइट्स को डिसाइड करती है एक देश का नागरिक होने के नाते, लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते। तो निश्चित यह है कि सरकार भी हमसे कुछ अपेक्षा करेगी। जो सरकार हमसे अपेक्षा करेगी वो हमारा कर्तव्य हो गया। ऐसी स्थिति में अगर हम उसका आकलन करें कि क्या ये दोनों सही है, तो निश्चित सही है। सही कारण इसलिए सही है क्योंकि अगर दोनों का सामंजस्य नहीं रहेगा तो निश्चित ही है कि उस देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, और निश्चित है कि कहीं न कहीं जो है उस देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इस अधिकार के कुछ भाग हैं या अधिकार के प्रकार हैं। जो आपको बताया जा रहा है, पहला है आपका समानता का अधिकार। जो कि आपका है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। इसके बाद स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जा रहा है। बाकी जो है, जो और अधिकार बचे हैं उनके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ा सा
इनके बारे में चर्चा कर लिया जाए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बोला जाता है इसको बच्चों। इस अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारत देश में जितने भी नागरिक हैं वह आर्थिक रूप से भले ही कमजोर हों या आर्थिक रूप से भले ही असमान हों, लेकिन कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक रूप से भले ही वह गरीब हों, उनकी स्थिति ठीक नहीं हो, और कोई ऐसा हो जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो, बहुत साधन संपन्न हो, लेकिन अगर कानून की दृष्टि से या संविधान की दृष्टि से अगर हम उसका आकलन करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, तो भारत देश के अंदर निवास करने वाली सभी जनता एक समान है और किसी के साथ भी उस मामले में पार्शियलिटी या पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत बच्चों राइट टू इंडिपेंडेंस या फ्रीडम बोलते हैं इसको। इसमें देखा जाता है कि आप अगर उस देश के निवासी हैं, किसी भी देश के जो कि लोकतांत्रिक देश है और वहां पर संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो इसका तात्पर्य है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब आपको कैद नहीं किया जा सकता है और वह स्वतंत्रता किसी भी प्रकार का हो सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता हो सकती है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है, लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता हो सकती है, अच्छा खाने की स्वतंत्रता हो सकती है, पहनने की स्वतंत्रता हो सकती है। यानी कि स्वतंत्रता शब्द मीन्स जो किसी के दबाव में ना हो, आपके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, आप कहीं भी मूव करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। यह अधिकार हमको भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच दिया गया। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 23 और 24 में। इसका तात्पर्य है कि आपको कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती, प्रेशर के द्वारा, दबाव के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि आपके परिश्रम का जो मूल्यांकन होता है उससे कम पर करवाता है या उससे कम पर कार्य करने के लिए बाध्य करता है। यह सब सारी चीजें जो है शोषण के दायरे में आती हैं और इससे मुक्ति पाने के लिए या इससे मुक्त रहने के लिए सरकार ने भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता की जाती है, प्रेशर बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तो निश्चित ये वो कानून का उल्लंघन होगा, मीन्स संविधान का उल्लंघन होगा, और जो भी व्यक्ति इस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा वह दंड का पात्र होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अधिकार हैं वो आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। पाठ 2 का जो शुरू किया गया वह PDF के माध्यम से आपको भेज दिया गया है, उसको आप नोट्स बनाते चलेंगे, अपडेट होते चलेंगे। बाकी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या कोई समस्या होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से या विद्यालय आकर संपर्क करें। धन्यवाद।